किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। अखिलेश मंत्रिमंडल में कई लोगों की उम्मीदों को परवाज मिली, तो दूसरी तरफ कई लोगों की उम्मीद जो है टूट गई, उनके पर कतर दिए गए। जी हां, उत्तर प्रदेश में अरसे के बाद सीएम अखिलेश यादव ने सख्ती दिखाते हुए लापरवाह मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया। कई नए चेहरों को इसमें मौका भी दिया। इसमें 5 कैबिनेट और 21 नए मंत्री शामिल हैं और आज हम उसी पर बात करेंगे। यूपी में शनिवार का दिन कुछ विधायकों के लिए अच्छा रहा तो कुछ विधायकों के लिए ब्लैक शनिवार यह साबित हुआ है। यूपी मंत्रिमंडल में 5 कैबिनेट मंत्री समेत कुल 21 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कई दिग्गज नेताओं का पत्ता कट गया और कई नए चेहरों को मौका मिला। कुल मिलाकर सीएम अखिलेश के इस न्यू आर्मी में, इस नई सेना में जो उनकी कोशिश है वो इसके सहारे मिशन 2017 को फतह करने की है। यूपी सरकार का मिशन क्लीन स्वीप। सरकार में शामिल हुए कई नए चेहरे। अखिलेश के मंत्रिमंडल में अभी भी कई दाग। सरकार ने शुरू की छवि बदलने की कवायद। क्या चेहरा बदलने से बदलेगी तस्वीर? यूपी में 2017 का मिशन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे युवा सीएम अखिलेश यादव ऑपरेशन क्लीन स्वीप के मूड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कई कद्दावर मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर बहुत बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश के इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के करीबियों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया। सवाल यही है कि क्या चेहरा बदलने से यूपी या फिर सरकार की तस्वीर बदलेगी? यूपी सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए मंत्रिमंडल में कई फेरबदल किए हैं। जहां कई कद्दावर मंत्रियों को हटा दिया गया तो कई नए मंत्रियों को मौका दिया गया है। 5 कैबिनेट मंत्री समेत 21 राज्य और स्वतंत्र मंत्रियों ने शपथ ली। कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है तो कई मंत्रियों की छुट्टी हुई है। इस बार अखिलेश यादव ने मिशन पूर्वांचल पर भी नजर रखी है। बात कर ली जाए गाजीपुर की तो यहां से 2 और मंत्री सरकार ने दिए हैं। कुल मिलाकर अब गाजीपुर से 4 मंत्री हो गए हैं। गाजीपुर सपा का गढ़ माना जाता है। अखिलेश को इस आर्मी के भरोसे अब मिशन 2017 की तैयारी शुरू करनी है। अक्सर अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप भी लगते रहे हैं कि इस सरकार में यादव जाति के लोगों को ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार इस मिथ्या को भी दूर कर दिया है। शैलेंद्र यादव और ओमकार सिंह यादव को ही मौका मिला है। यूपी में मिशन 2017 में बहुत समय नहीं बचा है, इसलिए अखिलेश की आर्मी को बहुत तेजी और भरोसे के साथ काम करना पड़ेगा ताकि अखिलेश यादव को दोबारा यूपी की सत्ता मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन नए मंत्री हैं, किस किस को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, किसका हुआ है प्रमोशन। इस पर एक नजर डाल लेते हैं सरसरी, उसके बाद बात करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद सिंह गोप बनाए गए हैं, इनका प्रमोशन है। कमाल अख्तर साहब का प्रमोशन हुआ है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का प्रमोशन हुआ है। इसके अलावा 2 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जो नए नाम है वो है बलवंत सिंह और साहब सिंह सैनी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो राज्य मंत्री से जो प्रमोशन करके इसमें कुछ है, उसमें रियाज अहमद हैं, ओमकार सिंह यादव हैं, पवन पांडे हैं, राधे श्याम सिंह का नाम है,
शैलेंद्र यादव ललई को शपथ दिलाई गई है। सुधीर कुमार रावत को शपथ दिलाई गई है। बंशीधर बौद्ध, अहम नाम, इनको शपथ दिलाई गई है। दलितों को साधने की कोशिश। रियाज अहमद, मुसलमानों को साधने की कोशिश, इन्हें शपथ दिलाई गई है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर फरीद महफूज किदवई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। इसके अलावा मूलचंद चौहान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। स्वतंत्र प्रभार राम सकल गुर्जर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। इसी तरह नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं और यासिर शाह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। मदन चौहान, इन्होंने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण की। शादाब फातिमा, महिला चेहरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाई गई। तो यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर हम आपको बता दें कि सबसे पहले के न्यूज ने दिखाई थी और के न्यूज की खबर पर आखिरकार मुहर लगी। कई लोगों के नामों की चर्चा रही थी, लेकिन के न्यूज ने सटीक नामों की सूची बताई थी और वो खरा भी उतरा है। वो नाम तमाम रहे जिनकी हमने आपको सूची बताई थी। यानी एक तरह से के न्यूज आपके भरोसे पर खरा उतरा है। खबर वही जो के न्यूज ने कही। अखिलेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में किसको किसको जगह मिलेगी, ये खबर सबसे पहले के न्यूज ने दिखाई थी और उन खबरों पर मुहर भी लगी। शपथ ग्रहण की सबसे सटीक जानकारी के न्यूज के पास थी, जो शपथ ग्रहण के साथ ही 99% के साथ सटीकता पर मुहर लगाती है। अखिलेश सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए ये नए चेहरे: पवन पांडे राज्य मंत्री, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, शादाब फातिमा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, शैलेंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव राज्य मंत्री, बलवंत सिंह कैबिनेट मंत्री, राधे श्याम सिंह राज्य मंत्री, ओमकार सिंह यादव राज्य मंत्री, सुधीर कुमार रावत राज्य मंत्री, हेमराज वर्मा राज्य मंत्री और मदन चौहान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ ही बंशीधर, जी हां, इन्हें भी मिला है राज्य मंत्री का प्रभार। और कई मंत्री ऐसे भी थे जिनका कद बढ़ाया गया था, जिनमें अरविंद सिंह गोप कैबिनेट मंत्री, कमाल अख्तर कैबिनेट मंत्री, यासिर शाह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फरीद महफूज किदवई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रियाज अहमद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह कैबिनेट मंत्री, मूलचंद चौहान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राम सकल गुर्जर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी कई मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उनमें से ज्यादातर उन्हीं नामों पर मुहर लगी जिसे के न्यूज ने दिखाया था। बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होना था, लेकिन अखिलेश यादव ने आनन फानन में बहुत ही सख्त फैसला लिया। मंत्रिमंडल की खबर सबसे पहले के न्यूज ने ही दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मेरे साथ न्यूज रूम में है के न्यूज के एडिटर ऑपरेशन, न्यूज ऑपरेशन दुर्गेंद्र चौहान जी। स्वागत है दुर्गेंद्र जी आपका। और इस पर हम खास तौर से दुर्गेंद्र जी आपके जरिए हम चाहेंगे कि आप जरा सर्जरी करें चीजों की कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और कहां क्या लॉजिक है। इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। चंद्रकिशोर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, केसी जैन साहब हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से पंकज तिवारी जी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चर्चा की शुरुआत मेरे साथ स्टूडियो में है
के न्यूज एडिटर न्यूज ऑपरेशन दुर्गेंद्र चौहान जी, उनसे शुरुआत करते हैं। आप लगातार इस पर नजर बनाए रहे दुर्गेंद्र जी, आपका बड़ा साथ मिला मुझे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे भी बड़े जानने की बड़ी ललक है कि अशोक वाजपेयी जो तगड़े दावेदार थे, जिनके नामों को लेकर तमाम लोग चर्चा जिनके नाम को लेकर कर रहे थे, आज उनका नाम ही गायब हो गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनकी जगह बलवंत रामूवालिया आ गए, जिनका कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था। उन पर इल्जाम यह है कि वो है भी नहीं उत्तर प्रदेश के, उन्हें कैसे कैसे गाजियाबाद का बता दिया गया। समाजवादी पार्टी के लिए अचानक से कैसे फायदेमंद हो गए वो? वाकई बेहद चौंकाने वाला नाम था। हम सब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नहीं, अशोक वाजपेयी का नाम तो कटना ही नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन जो स्थितियां नजर आई कि अचानक रामूवालिया का नाम आ गया, ये बिल्कुल चौंकाने वाला, इस सबके लिए चौंकाने वाला। जो हमने बात कही ना कि कुल मिलाकर जो चीजें हमने लिस्ट रखी थी और 90% 99% जो सही साबित हुई, उसमें 1% जो ये रहा रामूवालिया जैसे लोग हैं जो बिल्कुल इन्होंने चौंका दिया। सपा से क्या इनकी करीबी है, सपा के लिए कितने फायदेमंद है, सपा के मुखिया जानते हैं। और सरकार में महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएलसी और एमएलए भी नहीं है ये, तो ये भी एक आउट ऑफ टर्न जाके एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा। हालांकि ये दलील दी जा सकती है कि वो सिख कोटे से हैं, अल्पसंख्यकों को अभी तक अल्पसंख्यकों को के नाम पर केवल मुसलमानों को समायोजित किया जाता रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार किसी सिख को यहाँ पे मौका दिया है, तो ये एक इस नजरिए से इसको देखा जा सकता है। लेकिन अगर बात मंत्रिमंडल की करें तो अशोक वाजपेयी का ना आना चौंकाने वाला रहा है। लेकिन जो एक कड़ी फंसती नजर आ रही है अशोक वाजपेयी के मंत्रिमंडल में ना शामिल होने की वजह से, वो मुझे लगता है कि वो भी हरदोई से आते हैं और सपा के राष्ट्रीय महासचिव और नरेश अग्रवाल जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो उनका कहीं पेच फंसा, क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। वाजपेयी और अग्रवाल के बीच में कभी बनती नहीं रही और यही वजह रही कि समय समय पर ठनती रही है। जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे नितिन अग्रवाल, उनका प्रमोशन हुआ है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं वाजपेयी को मंत्री न बनाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही है। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं सपा ने रामूवालिया को ओबलाइज किया है, तो एक स्पेस भी कम होता रहा, इसलिए वाजपेयी रह गए। लेकिन वाकई बहुत लोगों को उम्मीद थी। बिल्कुल अगर बात कर ले मंत्रिमंडल की, तो जो पहली तस्वीर नजर आई, जो देखने को मिला है, जो देखा है हमने, कि जैसा आप कह रहे थे कि केवल 2 यादव हैं। अमूमन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है या विस्तार हुए हैं तो उसमें यादवों को ज्यादा तरजीह रहती है। अखिलेश यादव ने इस चीज को गलत साबित करने की कोशिश की कि यादवों की सरकार नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से फोकस रहा है पिछड़ों पर। और पिछड़े वो भी जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, निषाद हैं, विंद हैं, कश्यप हैं, गुर्जर हैं। और एक जो दलित वर्ग से आने वाले शिव कुमार बेरिया को हटाया उन्होंने, तो उसकी जगह 2 मंत्रियों को उन्होंने रखा। अच्छा, अति पिछड़ों को लेकर के ये सोच रही होगी कहीं ना कहीं बीजेपी खेल ना कर जाए, क्योंकि अति पिछड़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में है और वो करती रहती है कवायद। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब बिहार के चुनाव के बाद अगर बिहार में बीजेपी को कुछ हासिल हो जाता है तो उसके बाद बहुत एग्रेसिव कैंपेन यूपी में होने जा रहा है। और उनका फोकस जिस तरह के बिहार में पिछड़े रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वो पिछड़ों पर बिल्कुल फोकस करेंगे और अति पिछड़े। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये रही कि यादव और जो अन्य जो पिछड़े हैं उसके साथ में जो एक तरीके से संपन्न पिछड़े हैं, ताकतवर पिछड़े हैं, उनका पार्टी में होल्ड रहता था। जो अति पिछड़े हैं, निषाद हैं, बिंद हैं, कश्यप हैं, गुर्जर, इस तरह के लोग जो हैं वो एक तरीके से पीछे चले जाते रहे हैं। यही वजह रही कि अब उनकी तरफ फोकस किया गया है, नए चेहरे लाए गए हैं। और अगर देखें, बंशीधर बौद्ध एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो आज भी हल जोतते हैं। इसके लिए काबिल तारीफ काम किया है मुख्यमंत्री ने कि ऐसे लोगों को भी निकाल कर वो बाहर लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक विजन उससे साफ होता है और संदेश भी बेहतर जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास दुर्गेंद्र जी, मेरे साथ और मेहमान भी हैं, समाजवादी पार्टी के केसी जैन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। केसी जैन साहब, ये आपसे जान चाहेंगे कि 2017 के लिए एक नई टीम, एक और बेहतर टीम समाजवादी पार्टी के मुताबिक, सरकार के मुताबिक, और आप कह रहे थे कि ये परिवर्तन होना चाहिए, होते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की नौजवान टीम की उम्मीद, यूथ टीम मिलने जाने की उम्मीद थी, वैसी टीम दिख नहीं रही है, वैसी मिली नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, 2017 का मिशन तो है ही है, साथ में जो मंत्रिमंडल में एक बैलेंसिंग लाने की जरूरत थी। जैसे कि आप देखिए, शादाब फातिमा जी को महिला चेहरा बनाया गया है दूसरा, और हमारे मंत्रिमंडल में एक महिला थी, तो और वो जीती हुई विधायक भी हैं, तो उनको
जो है सरकार में ला करके मंत्रिमंडल में उनको शामिल करके एक दूसरी महिला को महिला सम्मान बिल्कुल शादाब फातिमा जी को बनाया गया महिला चेहरा, लेकिन गजाला लारी को आप लोगों ने जो है कोई भाव नहीं दिया। क्या रामपुर से वो आती हैं, आजम खान साहब की चली नहीं क्या? देखिए ऐसा है, इस तरीके से तो तमाम सारी महिलाएं हैं, लेकिन पार्टी जो है नहीं, गजाला लारी कोशिश बहुत कर रही थी, कल बड़ी दावेदार थी, एडजस्टमेंट करके चलती है जी। और अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया। मैं आपको बताऊं कि देखिए एक चीज बता दूं कि जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं कि यूथ नहीं लिया गया, यूथ कम है या महिलाएं कम ली गई या कुछ और बात है, तो कहीं जितनी भी कवायद ये सब चल रही हैं, कहीं भी अभी रास्ते नहीं बंद है, अभी रास्ते कहीं बंद नहीं है। अच्छा। और तमाम सारे आयोग भी हैं, तमाम सारे बोर्ड भी हैं, जिनमें भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम सारे लोगों को देखिए दुर्गेन्द्र जी, विद्रोह की संभावना बनेगी, आशंका बनेगी, इसलिए बात कह रहे हैं कि संभालना पड़ेगा जी। और पिछड़े लोगों नहीं, आप को भी मुस्कुरा कर कह रहे हैं, इससे हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई होंगी। हालांकि कल मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करके फिर विदेश के लिए उड़ जाएंगे ताकि कहने सुनने को ज्यादा कुछ रहे नहीं। ये भी एक अपने आप में रणनीति है, इस पर भी हम बात करते हैं। और हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसको लेकर के आज शपथ ग्रहण तो हो गई, लेकिन कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए, किस तरह से साधने की कोशिश की। मेरे सहयोगी, मेरे साथी दुर्गेंद्र चौहान जी बता भी रहे थे कि किस तरह के समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये समीकरण कितने फिट होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर शर्मा जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रकिशोर जी, जिस तरह से मंत्रियों को पहले बर्खास्त किया गया और अब जिस तरह के नामों को लिया गया है, पहले जिनको बर्खास्त किया गया उनके ऊपर भी कोई बड़े दाग नहीं थे, इसको लेकर के क्या एक नए किस्म की विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी जो आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी? इमरान साहब, बहुत साफ तौर पे ये बात कही जा सकती है किसी भी सरकार के प्रति जी कि जब भी जो कोई सरकार का मुखिया अपने कैबिनेट में रिशफल करता है तो क्षेत्र और घटक और एरिया का संभावित चेहरे उसको लेने पड़ते हैं या फिर ऐसे मंत्रियों को हटाने पड़ते हैं जिनके बारे में बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित तरीके की आती हैं और फिर वो वहां दूसरे मंत्री बैठा जाते हैं। आज अखिलेश सरकार ने न्यू फोर्स क्रिएट करने का जो समय लिया है और जो आज किया है, उस आधार पे हम नहीं समझ पाते कि बहुत अच्छा फोर्स इन्होंने बनाया, बहुत अच्छी फोर्स उन्होंने क्रिएट की। बुंदेलखंड को आप ले लीजिए, सीधे तौर पे वहां से 19 विधायक सेलेक्ट होके आते हैं, जिसमें इनके 8 विधायक हैं वर्तमान स्थिति में, और बुंदेलखंड आज मंत्री विहीन है एरिया। 7 जनपद आते हैं वहां से। बिल्कुल, मैं इस पे भी आने वाला था। करीब 5 करोड़ की आबादी है वहां। दूसरी बात आप कहीं कहीं पूर्वांचल में ले लीजिए तो जनपद गाजीपुर ऐसा जनपद है जहां से मंत्री बनाए गए। ये सही है कि महिला नेतृत्व पूर्वांचल में नहीं था और फातिम को जो है मंत्री बनाया गया, ये सही है, उनको चांस दिया गया। लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि अखिलेश सरकार ने एक जो ये न्यू फोर्स क्रिएट किया, इसमें बहुत ज्यादा दम कम है। जी, बहुत ज्यादा दम कम है आपके मुताबिक। ठीक है, यूपी सरकार ने कई दिनों से जो मंत्रियों को हटाने और नए चेहरों को मौका देने की बात शुरू की थी, ये बात चल रही थी, सुगबुगाहट थी, उसका असर दिखा और आखिरकार सीएम ने सख्त फैसला भी लिया, कई मंत्रियों को हटा दिया और नए चेहरों को आज मौका मिल गया। लेकिन हम वही जो सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे मंत्री हैं जिसे लगता है कि क्लीन स्वीप में अभी सफाया आधा अधूरा है और ज्यादा सफाई की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन भी ये बोल रहे थे कि कुछ और भी चीजें होंगी और कुछ और भी मौके मिलेंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जहां तक इमरान साहब, जहां तक सफाया, यूपी सरकार ने भले ही ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। इस बार भी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, लेकिन 5 विवादित नाम फिर सामने आए हैं। साहब सिंह सैनी, मदन चौहान, रामसकल गुर्जर, पंडित सिंह और बलवंत सिंह रामूवालिया, ये नाम विवादों में रहे हैं। सबसे पहले बात साहिब सिंह की। सहारनपुर से विधायक साहब सिंह सैनी पिछले दिनों काफी सुर्खियों में थे।
उन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उत्तराखंड में काफी बवाल भी मचा था। लेकिन वो मुख्यमंत्री का विश्वास जीतने में कामयाब रहे और कैबिनेट मंत्री बन गए। बलवंत सिंह, इसके बाद सबसे चौंकाने वाला नाम बलवंत सिंह का है। उनका यूपी से कोई भी नाता नहीं है, लेकिन रातों रात उन्हें गाजियाबाद का निवासी बता दिया गया। बलवंत सिंह यूपी के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन क्या देखकर उन्हें मंत्री बनाया गया है, अभी समझ से परे है। राम सकल गुर्जर, आगरा से विधायक राम सकल गुर्जर भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश के खिलाफ भी बयान दिया है। मदन चौहान, गढ़मुक्तेश्वर से विधायक मदन चौहान को अमर सिंह का दायां हाथ माना जाता है। इसके अलावा जब अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया था, तब मदन सिंह ने खुलकर अखिलेश और मुलायम का विरोध किया था। लेकिन मदन सिंह की अखिलेश सरकार में एंट्री के पीछे अमर सिंह का हाथ ही नजर आ रहा है। इससे एक बात साफ है कि जल्द ही अमर सिंह की वापसी हो सकती है। पंडित सिंह, इन्हें अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। ये समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता हैं, जिनका नाम पीडीएस घोटाले में था। भले ही अखिलेश यादव ने अपनी मंत्रिमंडल से कई कद्दावर नेताओं की छुट्टी कर दी हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे विवादित चेहरे हैं जो अखिलेश की नई सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। हमारे साथ यूपी कांग्रेस के पंकज तिवारी जी हैं, उनसे जानते हैं। पंकज जी, ये दाग अच्छे हैं? कांग्रेस की प्रतिक्रिया। नहीं, बिल्कुल अखिलेश की ये जो दिग्भ्रमित सरकार है इमरान जी, उसने जो हर मोर्चे पर फेल, कानून व्यवस्था के नाम पर फेल, हर मोर्चे पर, चाहे जिस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर फेल सरकार ने ये एक जो अपनी कैबिनेट को बदलने का प्रयास किया है, उसमें कोई बहुत अच्छा इन्होंने बदलाव नहीं किया है। साहब सिंह सैनी को ले लीजिए, उनके ऊपर एक महिला ने उनकी अनदर बीवी होने का एक आरोप लगाया था, जिससे कि पूरे उत्तरांचल में भी बवाल मचा था, वो यूपी के साथ साथ। पंडित सिंह को इन्होंने प्रमोट किया है, सीएमओ के साथ उन्होंने क्या किया था ये पूरा प्रदेश जानता है। बलवंत सिंह अहलूवालिया को शायद उत्तर प्रदेश के 2 जिले और अगर 10 जिलों के नाम पूछे जाए तो नहीं बता सकते, उनको भौगोलिक स्थिति, सामाजिक कुछ भी उत्तर प्रदेश के विषय में ज्ञान नहीं है। लेकिन अखिलेश ने इससे ये सीनियर्स को जो बर्खास्त करके हटा के एक मैसेज दिया है कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम में ताकत है हटाने की। एक प्रयास ये भी हो सकता था कि जिन मंत्रियों को इन्होंने वरिष्ठों को बर्खास्त किया है इमरान जी, उनसे इन्होंने इस्तीफा भी ये ले सकते थे, बुलाते कहते कि आप हमें इस्तीफा दे दीजिए और नए मंत्रिमंडल का। राजनीतिक शिष्टाचार का वो तरीका होता। पीछे केवल एक मकसद था इमरान जी, कि केवल ये मैसेज जाए कि अखिलेश अब ताकतवर हो रहे हैं, अब वरिष्ठ हो या कोई भी हो, जिन्होंने इमरान जी सबसे ज्यादा सरकार को संकट में डाला है और सबसे ज्यादा सरकार की बदनामी की, उन मंत्रियों को इन्होंने छूने का भी काम नहीं किया है। ठीक है, चाहे वो आजम खां हो, चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति हो। बड़ा सवाल कांग्रेस के साथी ने एक बड़ा सवाल उठाया है, बड़ा सवाल उठाया है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी के केसी जैन को देना होगा। जैन साहब, ये बड़ा सवाल है कि जो चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, चाहे पंडित सिंह हो, चाहे राम मूर्ति वर्मा हो, ये वही के वही हैं, बल्कि प्रमोशन पाते जा रहे हैं और कैबिनेट में ताकतवर होते जा रहे हैं। जवाब देना होगा आपको। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो पहली बात तो कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको रख रहा है और किसको नहीं रख रहा है। और दूसरी बात ये कि प्रश्न ये उठा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। ये जो जनता प्रभावित होती है, जनता प्रभावित होती है। अगर एक सीएमओ को उठाकर उसकी पिटाई करते हैं पंडित सिंह, तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जनता बता रहा हूं आपको जी, नहीं मैं बता रहा हूं, नहीं जो सिख, पहली बात तो ये कि कोई भी अल्पसंख्यक में जो है दूसरा नहीं था, तो उसमें सिख समुदाय के व्यक्ति को लेकर के
उसको भरने का प्रयास किया गया है। काबिले तारीफ है। मैंने नहीं, पहले ही कहा, नहीं, मैं वही बता रहा हूं। जैन साहब, मैंने वो बात पहले ये ही है कि कहा उत्तर प्रदेश कि से नहीं है, काबिले उत्तर तारीफ प्रदेश से कदम नहीं है है। मुख्यमंत्री मैं आपको अखिलेश बताऊं, यादव का। ईरानी जी, मैंने कहा कि काबिले ईरानी तारीफ जी, है, आज आप तक ये समाजवादी देखिए, पार्टी की भारतीय जनता गवर्नमेंट पार्टी में उस पे कोई कितने सिख लोगों ने मंत्री पेश नहीं उठाया। था। ये काबिले तारीफ कदम है। लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि जरा रामू वालिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम भी नहीं जानते हैं, हमारे दर्शक भी नहीं जानते हैं। जो रामू वालिया साहब हैं, बलवंत सिंह जी, इनके बारे में बता दीजिए कि पार्टी के लिए ये कितने पुराने वाले समाजवादी हैं, कितने बड़े लोहियावादी हैं, जरा ये जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये होती विश्वसनीयता। और ऐसा नहीं है कि आप ये देखिए जिस तरीके से भाई आप जब जिस समय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सरकार में थे तो कल्याण सिंह जी तो खुले विरोधी थे, खुले विरोधी थे। अयोध्या मुद्दे पे क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद में उन्होंने मंच साझा किया। तो ये राजनीति कहीं कहीं पे क्या होता है, राजनीतिक जो खालीपन होता है उसको भरने के लिए भी काम किया जाता है। तो राजनीतिक जो खालीपन था उसको भरने का काम यहाँ पे किया गया है। और तमाम सारे विभाग है, तमाम सारे विभागों में सब जगह पे कहीं कोई बाहर का एक भी जैन साहब बेहद अदब के साथ मान भी लिया जाए कि एक आदमी अगर बाहर का है और उसको बनाया गया है तो और सारे विभाग हैं। जैन साहब बेहद अदब के साथ पूछना चाहेंगे कि शायद रामू वालिया साहब के बारे में आप भी नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि रामू वालिया साहब के बारे में आप भी नहीं जानते। छोड़ दीजिए अगर आप नहीं, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ रामू वालिया को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी लोग हैं सारे की सारे चुने हुए। चलिए जैन साहब कह रहे हैं कि रामू वालिया को छोड़ देते हैं। युवा चेहरे की बात है, नितिन अग्रवाल जी युवा चेहरा नहीं है, पप्पू निषाद जी युवा चेहरा नहीं है, पवन पांडे जी युवा चेहरा नहीं है। ठीक है, इस पर हम लोग पवन पांडे बिल्कुल कहा आपने कि पवन पांडे युवा चेहरा है। पवन पांडे पर दर्जनों मुकदमे कायम रहे हैं। पवन पांडे इसीलिए हटाया गया था। पवन पांडे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पवन पांडे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बड़े हिंदुवादी नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। बसपा में भी रहे हैं, सरकार से हटाए भी गए थे, दर्जनों मुकदमे थे, बाहुबली नेता भी हैं। अचानक कैसे इतने प्रिय हो गए, इसका भी सवाल जो है जनता ने। बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ आपकी इजाजत से और हमारे साथ हमारे संवाददाता शबी हैदर भी जुड़ गए हैं, जो कि कल से बड़ा दुख दर्द सुन रहे हैं और आज खुशियों पर भी उन्होंने बात की, उत्साह भी लोगों का देखा, तमाम तरह की बातें उन्होंने देखी, वो वहीं थे दिन भर से। लेकिन हमारा सवाल शबी हैदर साहब पहला आपसे यही है कि एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है कि आखिर बलवंत सिंह अहलुवालिया साहब, आखिर रामू वालिया, माफ कीजिए, बलवंत सिंह रामू वालिया साहब, आखिर ये नाम कहां से चला आया, इसको लेकर आपको क्या कुछ मिला? क्योंकि ना इसके बारे में केसी जैन साहब बता पा रहे हैं, ना ही कोई और बोलने को तैयार। केसी जैन साहब तो कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, बाकी बात कीजिए। आप क्या कहेंगे? भाई इमरान साहब, अगर कुल मिलाकर पूरे सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो इस एक शेर से पूरी बात जस्टिफाई की जा सकती है कि मजबूरियां भी करती हैं दामन को दागदां, इस नुक्ते नजर से कोई देखता नहीं। ये जो वालिया साहब आए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं, गाजियाबाद से इनका ताल्लुक है, पंजाब के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह यादव के साथी हैं, बुरे वक्त के साथी हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास आप जिसको मंत्री बना रहे हैं उसकी कोई फेस वैल्यू हो। देखिए, इंपोर्ट किया गया सीधे तौर पर, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और इनको सीधे तौर पे कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात जरूर होगी जो मुलायम सिंह यादव उनके अंदर देख रहे हैं और उनको कैबिनेट सभी इसी खसूसियत को तो काफी देर से हम तलाश रहे हैं कि रामू वालिया साहब में क्या खसूसियत है, ये इसी की तो तलाश में है हम। शायद मुझे लगता है कि 10-15 मिनट हम इस पर खर्च कर चुके हैं कि आखिर वो हैं क्या। भाई देखिए, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, बुरे वक्त में मुलायम सिंह यादव का साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गाजियाबाद एनसीआर रीजन का सबसे महंगा शहर है, वहां से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं से बातें जो हैं वो दर्शकों के और आपके समझ में आ जानी चाहिए कि बुरे वक्त के साथी हैं। बहुत सारी बातें होती हैं राजनीति में, बहुत सारी चीजों को कील काटे दुरुस्त करके चलना पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं से उस वक्त साथ दिया सभी हैदर साहब अशोक वाजपेयी भी बुरे वक्त के साथी हैं। अशोक वाजपेयी भी मुलायम सिंह यादव के बुरे वक्त के साथी हैं, ईमानदार नेता हैं, सिपह सालार हैं। मंत्रिमंडल में एक तरीके से उनका नाम था, जहां तक जानकारी आप लोग हमें दे रहे थे। ऐन वक्त पर वाजपेयी जी को निराश होना पड़ा।
रामू वालिया साहब आ गए, नितिन अग्रवाल का भी प्रमोशन हो गया। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो निश्चित तौर के ऊपर जो बेवफाई का जो आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो मजबूरियां हैं। अशोक वाजपेयी का नाम था लास्ट में, नेताजी ने खुद बातचीत की थी, उसके बाद नरेश अग्रवाल से बात की थी, नितिन अग्रवाल का प्रमोशन हो गया, अशोक वाजपेयी किनारे लग दिए गए, पवन पांडे अंदर आ गए, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो कुल मिलाकर सूरत हाल यही है कि ये पहला और आखिरी विस्तार नहीं है, इसके बाद और 1-2 विस्तार हैं। थोड़ी बहुत चीजों के बनाए जाने की जगह है, थोड़े और मंत्री जिस तरीके से बात चल रही है, जिन चेहरों के ऊपर विवाद है। राजनीति में सब कुछ पहला नहीं होता, राजनीति में सब कुछ अंतिम नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही आपको और भी बहुत कुछ और इससे बड़ा बहुत कुछ जो है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। सभी आपके पास हम आएंगे। अब एक सवाल बनता है कांग्रेस के साथी से, जो आज का मंत्रिमंडल, हम आप सभी आपके पास हम लौटते हैं। कांग्रेस के साथी से एक सवाल बनता है कि सरकार का चेहरा तो बदल दिया मुख्यमंत्री ने, ठीक है, चेहरे पर दाग हैं, कुछ स्पॉट्स भी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सपा को वो दाग अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, ये बात दीगर है। हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक मजबूरी होती है, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं। मुलायम सिंह की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अखिलेश यादव की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, भी दिखे वो तमाम चीजें हैं, इसको हम किनारे करते हैं। लेकिन जो सरकार का चेहरा बदला, क्या प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? अहम सवाल है। दुर्गेन जी, इस सरकार से अब जो 3.5 साल की सरकार में प्रदेश में जंगल राज कायम किया है, अब ये सरकार पूरी तरह दिग्भ्रमित हो चुकी है। अब इस सरकार से कुछ भी नहीं होने वाला है। और 2017 के विषय में जो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार की दशा और चेहरा सुधार लेंगे और सरकार की छवि सुधार लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे किसी भी मंत्री को नहीं छुआ है जो सरकार को दागदार बनाए हुए था, चाहे वो घोटालों को लेके, चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द को लेके। अगर इन्होंने ऐसा कोई परिवर्तन किया होता कि जिससे एक मैसेज जाता है कि नहीं, अब अखिलेश जी अपनी सरकार को दुरुस्त करना चाहते, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसा कि अभी समी भाई बता रहे थे मित्र कि कोई मजबूरी ऐसा नहीं है राजनीति में कि आपके व्यक्तिगत मित्र हों या राजनीतिक मित्र हों। अगर अहलूवालिया जी को मंत्री बनाना था तो जब वो गाजियाबाद के निवासी थे तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को उनको चुनाव लड़ाना चाहिए था, चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए, उनको एमएलसी पहले बनाना चाहिए था और उत्तर प्रदेश को पहले उनको उत्तर प्रदेश का निवासी बनाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनाना चाहिए था, उसके बाद मंत्री बनाते। जिस तरह एक कैबिनेट मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होती है दुर्गेन जी, उसी तरह मुख्यमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है और इसका जवाब अखिलेश को देना पड़ेगा। ये मंत्रिपरिषद उनके घर की वो नहीं है कि जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, बाहर की पार्टियों से आए लोगों को 72 घंटे के अंदर टिकटें दे दी गई। तो ऐसा तो होता है, सबकी राजनीतिक मजबूरियां होती है। शपथ दिलाने की बात है, अगर पिछली गवर्नमेंट में जाए बहुजन समाज पार्टी की मायावती की, तो अनंत कुमार मिश्रा भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, न विधायक थे, न एमएलसी थे, लेकिन राज्य मंत्री की शपथ उनको भी दिलाई गई थी, हम ये मान सकते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल, जो अहम सवाल है कि क्या चेहरे बदलने से यूपी की तस्वीर बदलेगी? केसी जैन साहब से ये मेरा सवाल है कि क्या चेहरा जो उन्होंने बदले हैं, अपनी पार्टी के चेहरे बदले हैं, सरकार के जो चेहरे बदले हैं, पार्टी का भी जैसे संकेत आ रहे हैं कि पार्टी के भी चेहरे बदलेंगे, तो क्या इससे सूरत हाल उत्तर प्रदेश का बदलेगा? क्या कुछ गति आएगी? क्योंकि बहुत कम समय बचा है इलेक्शन में। कभी नहीं हुए। और दूसरी बात, जो कुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरे गले गले तक जो है डूबे रही कांग्रेस, इसीलिए उसका सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। वो चाहे उत्तर प्रदेश से हो चाहे केंद्र से हो, और कांग्रेस ये बात कर रही है कि जो है भ्रष्टाचार है। अरे कहाँ भ्रष्टाचार है? जितना विकास, जितना काम जैन साहब आप माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमने आपसे पूछा है कि क्या चेहरे बदलने से प्रदेश का सूरत हाल बदलेगा? मेरा सीधा सवाल है जैन साहब आपसे। उसको कॉपी किया जा रहा है। मेरे कांग्रेस के मित्र आपके पुराने साथी हैं, कुछ तल्ख बातें कह दी होंगी तल्ख लहजे में, जाने भी दीजिए। आज बीजेपी के साथी हमारे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए दुर्गेश जी, बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और लगातार काम कर रहा है। आप चाहे सड़कों का निर्माण देख लीजिए, ओवरब्रिज जितने हो उत्तर प्रदेश में बने इतने ओवरब्रिज कभी नहीं बने जितने ओवरब्रिज बने हैं। और चाहे किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, जैन साहब हम सारी बातें आपकी स्वीकार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी देख रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है। ये बिल्कुल सही बात है, हम किसी को खारिज नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल ये है, और भी अच्छा काम आपको बिल्कुल देखने को सीधा सवाल है कि क्या सरकार की सर्जरी के बाद उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल बदलेगा? क्या विकास की रफ्तार और बढ़ेगी या केवल ये प्रदेश बयानों में ही उलझा रहेगा? मेरा सीधा सवाल आपसे है। नहीं बिल्कुल दुर्गेश सर, एक सवाल इनसे ये पूछ लिए आप, हालांकि मेरे पास है और इनसे पूछा जा सकता है। अगर दवाइयां मिल रही हैं अस्पतालों में, अगर मरीजों का इलाज सही हो रहा है, अगर एम्बुलेंस सही दौड़ रही है, अगर जांचें सही हो रही हैं, तो अहमद हसन इतने पुराने मंत्री थे, मुलायम सिंह के वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको क्यों हटाया? अगर शिक्षा मित्रों को न्याय मिला, अगर टीचर्स का बिना पैसा लिए ट्रांसफर किया गया, तो राम गोविंद चौधरी को क्यों हटाया गया? अगर लोगों को राशन की दुकानों से बीपीएल का खादान मिल रहा है, तो राजा भैया को क्यों हटाया? ये वो पिलर हैं समाजवादी पार्टी के, ये वो कंधे हैं जिन कंधों पर मुलायम सिंह यादव बैठकर राजनीति कर रहे हैं। तो आखिर इन कंधों को क्यों हटाया गया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की जो है वो खबरें मिली हैं, कहीं ना कहीं से तो लोगों ने शिकायत की है। कुछ अगर मेरे पास जो खबर है या जो अखिलेश यादव का इंटरनल सर्वे है, जो संगठन के लोगों ने किया है, जो योजन सभा के लोगों ने किया है, जो छात्र सभा के लोगों ने किया है, सीधे तौर पर मंत्री जनता से नहीं मिल रहा है, कामकाज नहीं हो रहा और मंत्रियों का पर्सनल एजेंडा जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो लागू किया गया है। फलाने को ठेका मिलेगा, फलाने फलाना काम करेगा। आम जनता छोड़िए, इनके जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं या खुद केसी जैन अगर किसी मंत्री के पास अपना काम लेके जाते हैं जनता का, तो क्या इनका काम होता है? पूछिए इनसे। सभी हैदर, बड़ा सवाल है, आप उनके पास हैं। शायद जैन साहब ने आपके सारे सवालों को सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। जैन साहब जवाब देंगे, शायद वो उंगली भी उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि वो जवाब देना चाह रहे हैं। जैन साहब देखिए दुर्गेश जी कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। आप देखिए इसके पहले जब माननीय सीपी राय जैसे लोग हटाए गए, तब भी प्रश्न उठा था कि राज्य मंत्री तमाम सारे हटाए गए, सीपी राय जी को क्यों हटाया गया? और जो है ये विश्वविद्यालय से निकले हुए राजपाल कश्यप, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल करीबी बने थे, उनको भी हटाया गया था। तमाम सारे राज्य मंत्रियों को हटाया गया और उसके बाद में देखिए तमाम सारे लोगों को फिर से बहाल किया गया। तमाम सारे लोग बहाल किया। तो अभी ये प्रक्रिया बंद नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको अगर कहीं पे हटाया गया है तो अगर अच्छे काम करने वाले लोग तो उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी सभी हैदर ने कुछ मूलभूत सवाल उठाए हैं। क्या अस्पतालों में दवाएं मिल रही हैं? क्या बीपीएल का खाद्यान्न मिल रहा है? क्या शिक्षकों को बिना पैसा लिए उनके तबादले हो रहे हैं? ये अहम सवाल है। काम हुआ है। नहीं बिल्कुल, कहीं पे कोई शिकायत नहीं है इस तरीके की कि पैसा लेकर के कहीं पे कुछ ऐसा किया गया। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो पार्टी में फेरबदल हुआ है वो अलग चीज है, संगठन में जो फेरबदल हुआ है, सरकार में जो फेरबदल हुआ है अलग चीज है। और इनको विकास के मुद्दे से जोड़ करके देखना ये अलग चीज है कि काम नहीं हो रहा था। चंद्रकिशोर, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, ठीक है, अहमद हसन साहब जिनके पास स्वास्थ्य जैसा बड़ा मंत्रालय था, उनसे ठीक है, उनसे ये मंत्रालय ले लिया गया। आप कह रहे हैं कि उन्हें और हो सकता है अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी वाले इससे बड़े विभाग तो अब मुख्यमंत्री के पास हैं, शिवपाल यादव जी के पास है, आजम खान के पास है, तो इनमें से किसी का विभाग काट करके अहमद हसन साहब को दिया जाएगा एक आध कोई विभाग? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो लगभग 60 से 70 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस समय थे। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, विभाग दिए जा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा समझेंगे, उचित समझेंगे, उस पर अभी मंथन चलेगा, तो विभाग दिए जा सकते हैं। और विभाग तक ही नहीं होता है, तमाम सारी और जिम्मेदारी होती है संगठन में। देखिए एक समाजवादी पार्टी जो है, जो इसका संगठन है, वो बहुत बड़ी चीज है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आप देखिए जो मोहन सिंह जी थे, कितने बड़े पद पे थे और उनकी क्या स्थिति थी।
रामगोपाल जी को देखिए, भाई साहब ये जो मंत्री आपने हटाए हैं, ये जो इंडक्ट किए हैं, ये मोहन सिंह नहीं है, ये रामगोपाल यादव नहीं है। मोहन सिंह लोहियावादी थे, समाजवादी थे। वो जब राजनीति करने आए थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेन जी, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। इस पूरे फेरबदल को किस तरह से आप देख रहे हैं, बीजेपी किस नजर से देख रही? लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। मेरा यही सवाल, इस फेरबदल से ना तो छवि सुधर रही है, ना क्षमता बढ़ रही है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये सरकार अंधेरी गली में फंस गई है और समय आने पर जनता इनको बताएगी। लेकिन पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों, क्षत्रियों सबको सेट करने की कोशिश करी है। इसको लेकर के बीजेपी को क्या एक बार फिर नई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि मैसेज जो है आगे आने वाले 2017 जो सेटिंग की कोशिश की गई उससे हो सकता है समाजवादी पार्टी के फेवर में जाए। तो सामान्यतः जाति पर आधारित राजनीति करते नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और उसमें हर वर्ग बिरादरी का समावेश है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ा जाएगा, लोगों को जोड़ने की भी अब कवायद शुरू हो गई है, लोगों से राय ली जा रही है, लोगों से राय ली जाएगी, जनता से राय ली जाएगी। लगता है संपर्क टूटा है। हम यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी इसको कैसे देखती है। बिल्कुल, वाजपेयी जी जैसा कह रहे थे कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो अब वो पता नहीं किस चुहिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति नहीं करती। ये कह सकते हैं, वो एक बयान हो सकता है, एक हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इसकी राजनीति नहीं करते तो बिहार में क्यों वो लगातार इसी पर फोकस किए हुए हैं? लगातार वो क्यों नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे बता रहे हैं कि वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं? वो लगातार पिछड़े को लुभाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने भूपेंद्र यादव को वहां का प्रभारी क्यों बनाया? मेरी आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार चुनाव के बाद ओम माथुर हटेंगे और भूपेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के प्रभारी होंगे। तो ये जो सारी रणनीति है ये कहीं ना कहीं यूं ही नहीं है। पार्टियां कहती कुछ भी हैं, लेकिन अब अगर केसी जैन साहब से आप पूछेंगे तो वो क्या स्वीकार करेंगे वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं? वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं। वो भी कहेंगे हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो दिख रहा है। जैन साहब बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनकी पार्टियों में केवल यादवों का यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता शबी हैदर भी हमारे साथ है। आज का मुद्दा, अहम मुद्दा कि चेहरा बदलने से क्या तस्वीर बदलेगी, और इस पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर शर्मा जी भी हैं, तमाम चर्चा को काफी सुन रहे थे। चंद्रकिशोर जी, वही मेरा सवाल आपसे पूरे पुख्ता तरीके से कि क्या चेहरा बदलने से छवि बदलेगी, राजनीतिक संदेश गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? इमरान साहब, मैं एक बात साफ तौर पे बताना चाहता हूं जी कि अखिलेश की सरकार किस आधार पे पूर्ण बहुमत में आई और फिर 17 का चुनाव किस मुद्दे पे ये लड़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट इशू जो है हम जो है उसके चर्चा में हैं, लगातार 17 तक बने भी रहेंगे। तो मेरा ये कहना था कि 2017 की जो मुहिम है, जो ये मुहिम जिस मुहिम को ये फास्ट करने के मूड में है और उस मुहिम को जीतने के मूड में है, तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई जी। क्योंकि जब हम कहीं गड़बड़ होती चीजें पाएं तो वहां या तो अनुभवशील व्यक्ति को हम तैनात करें जी, या फिर उसकी अगर पुनरावृत्ति करनी हो तो फिर न्यूली चेहरे को हम वहां दे देंगे तो वो बिना अनुभव का व्यक्ति रहेगा। तो मेरी समझ से ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी उपलब्धियां इनको हासिल हो जाएंगी। समय और वक्त दोनों कम है इनके पास, जो है चुनाव सन्निकट है, कार्यकाल का दिन कम है इनके पास। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा उम्मीद इनके इस एक्सपेंशन से जोड़ी जा सकती है। जी, हमारे कांग्रेस के साथी पंकज तिवारी जी की भी इसी पर हम प्रतिक्रिया जी, जो इनकी देर भी बहुत हो गई जी। निश्चित रूप से इस दुर्गेंद्र 6 महीने पहले अगर कर देते परिवर्तन से सरकार को ना तो कोई उपलब्धि होगी, ना कोई फायदा होगा और ना ही प्रदेश की जनता को कोई परिवर्तन नजर आएगा। जी, कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। दुर्गेंद्र जी,
लेकिन केसी जैन साहब कह रहे हैं कि ये एक नई ऊर्जा के साथ काम करने की एक नई ताकत है। केसी जैन साहब, आपने सुना, दोनों को सुना, कहीं ना कहीं साफ बात निकल कर आ रही है कि ये कोई बहुत नया नहीं हुआ है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राजनीतिक मैसेज बहुत अच्छा नहीं गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नहीं, देखिए इमरान साहब कि जो लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे जी, मैं आपको बताऊं, जैसे अरविंद सिंह गोप जी, अरविंद सिंह गोप जी को स्वतंत्र प्रभार से जो है वो उनको कैबिनेट में ले गए। ठीक। और इसी तरीके से फरीद महमूद किदवई साहब जो है उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। और जो नितिन अग्रवाल जी हैं, इनको जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इस तरीके से तमाम सारे परिवर्तन किए गए। साथ में क्या किया गया, इसमें जो सबसे बड़ी चीजें की गई हैं वो 3-4 चीजें की गई हैं इसमें, जो परिवर्तन करके लाया गया है। एक तो कुछ नए चेहरों को लाया गया है, साथ में इसमें कि जैसे ये बौद्ध आए हैं इसमें, ये आपके बंशीधर बौद्ध, तो दलित चेहरों को इसमें लाया गया है कि जो है हम सबके साथ में, और इनको पूरा महत्व दिया गया है, पूरा इनको पावर दी गई, महत्व दिया गया है। और साथ में सादाब फातिमा जी जैसे आई हैं, तो एक महिला है और लगातार आप देखिए इनको पार्टी में भी महत्व दिया जा रहा था, और जो है ये पूर्वांचल से आती हैं। तो इस तरीके से कि पूर्वांचल को, पश्चिम को और मध्य को, इसमें जिन लोगों को ताकत दी गई है, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो अपने अपने क्षेत्रों में और अच्छे से ठीक है आप, लेकिन इलाकाई संतुलन का अभाव रहा। चंद्रकिशोर शर्मा जी भी कह रहे थे कि बुंदेलखंड को नजरअंदाज किया गया, इसलिए जी हाँ, वहां पे देखा जाए तो वहां पे जो है कुछ खालीपन है, उसको भी भरा जाएगा जी, बिल्कुल उसको भरा जाएगा। लेकिन जैसे जिस तरीके से सादाब फातिमा जी को लिया गया है, एक बहुत सक्रिय लेडी है, वो देखिए डिबेट में भी लगातार रहती है, मंच पे भी रहती है, और तमाम सारी चीजें ऐसी जो महिलाओं संबंधित मुद्दे होते हैं उन पे भी वो बिल्कुल आगे रहती है, तो उनको महत्व दिया गया। पार्टी में जो लोग अच्छे थे, अच्छे से काम कर रहे थे, जनता के बीच में पहुंच रहे थे, उनको महत्व दे करके उनको आगे लाया गया है जी। सभी हैदर जिस तरीके से जैन साहब अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, वाकई जैन साहब को एक पार्टी लाइन में इतना ही कहना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं कहना चाहिए उनको। लेकिन आपने आज पूरे दिन राजभवन में रहे, 3 दिनों से लगातार इस कवायद में आप शामिल हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, और राजभवन का क्या माहौल था, क्या वहां स्थिति थी, किसके चेहरे क्या बता रहे थे, क्या चर्चा थी, वो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे आज के विस्तार को हम देखें तो इसमें जो जिस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, वालिया साहब आए, जिस तरीके से सैयद शादाब फातिमा आई हैं, जिस तरीके से कमाल अख्तर को जो है वो प्रमोट करके कैबिनेट बनाया गया है, जिस तरीके से ये वो सारी चीजें, हेमराज वर्मा पीलीभीत क्षेत्र से हैं, पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बन गए, अलग से मंत्री इनको शपथ दिलाई गई, काफी इंतजार हुआ। तो सैयद शादाब फातिमा और हेमराज वर्मा 2 ऐसे व्यक्ति नजर आए जिनके दोनों हाथों में लड्डू थे। पहली बार जो है वो लॉटरी निकली, बढ़िया मस्त बल्ले बल्ले, बहुत खुश दिखाई दिए। फरीद महमूद किदवई निश्चित तौर पर जरूर उनका प्रमोशन हुआ है, हाजी रियाज अहमद निश्चित तौर पर प्रमोशन हुआ है, नितिन अग्रवाल प्रमोशन हुआ है, यासिर शाह प्रमोशन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं से रियाज अहमद और जो आपके किदवई साहब हैं, ये इनके साथ जो है इनको ऐसा महसूस हो रहा है, या जो इनके साथी हैं, बाराती हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ। सभी बहुत अहम सवाल जिन 2 मंत्रियों के लिए आपने कहा कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, बहुत अहम सवाल जिन मंत्रियों के लिए आपने कहा इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। नितिन अग्रवाल ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बन गए और अहमद हसन साहब से विभाग छीन लिया गया? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नरेश अग्रवाल से बात किया गया और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का पूरा होल्ड है, इस अगर ये कहा जा रहा है कि साहब अखिलेश ने अपनी टीम बनाई है, अखिलेश ने चेहरों को बदला है, अखिलेश की चल रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरी मौके तक मुलायम सिंह यादव के जो साथी हैं, मुलायम सिंह यादव ने जो चाहा है वो किया गया है।
जहां तक नितिन अग्रवाल की बात है, जो अगर युवा चेहरों की बात है तो ऐसे और बहुत सारे युवा चेहरे हैं। अगर आपने बंशीधर बौद्ध को लिया तो एक और ऐसा व्यक्ति है, एक और ऐसा विधायक है जो LIC के एजेंट का काम करता है। लोगों के पैसा जमा करते करते, लोगों की पॉलिसियां करते करते वो विधायक बन गया। भदोही से विधायक जाहिद बेग हैं, फिर आपने उनको क्यों छोड़ दिया? तो कहीं ना कहीं से देखिए संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन संतुलन बनाया नहीं गया है। जिन चीजों को एक सिरे से पिरोने की बात की गई थी वो माला पिरो नहीं पाए हैं। छोटी छोटी जातियां हैं। अगर आपने वालिया को लिया तो जैन साहब को क्यों छोड़ दिया? जैन समाज को क्यों नहीं लिया आपने? फिर आपने निषाद को क्यों नहीं लिया? मल्ला केवट से कौन लोग आए? फिर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो अभी तक जो एक मुस्लिम नेता और एक बड़े नेता के रूप में बात की जा रही थी, आजम खां की बात की जा रही थी, लेकिन यह कहा जा रहा था साहब अहले सुन्नत जो हैं वो नाराज हैं, अहले शिया नाराज हैं। शियों को होल्ड करने के लिए सैयद शादाब फातिमा को लाया गया, अहले सुन्नत को कंट्रोल करने के लिए कमाल अख्तर का प्रमोशन हुआ, और जो दूसरे मुस्लिम सेट्स है वो पहले से आजम खान जो है वो उनको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो कॉकटेल बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन वो कॉकटेल बन नहीं पाया है। बड़े सवाल नितिन अग्रवाल का अगर आप क्या देख पा रहे हैं इस मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल में, क्या आजम खां की चली या अमर सिंह की चली? दो सवाल हैं। देखिए आजम खां की कहीं से नहीं चली है। आजम खां कभी नहीं चाहते थे रियाज अहमद का प्रमोशन हो। आजम खां कमाल अख्तर को फूटी आंख नहीं भाते थे, और शायद अगर ऐसा ही था तो कमाल अख्तर में अगर इतना पोटेंशियल था, कमाल अख्तर संगठन के आदमी हैं, 25 साल से समाजवादी पार्टी में हैं, सेवा कर रहे हैं, NCR रीजन पूरा संभालते हैं, MP बने हैं, ठीक है, और बहुत होल्ड है उनका संगठन में, काफी अनुभवी नेता हैं, युवा हैं। तो अभी तक उनको कैबिनेट क्यों नहीं दिया गया? अभी तक उनको आगे क्यों नहीं लाया गया? अब ऐसे 12-14 महीने में कमाल अख्तर क्या? दूसरा सवाल चलिए, दूसरे सवाल का जवाब। आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये जो अमर सिंह के मुतालिक बात कर रहे हैं हम। जी पूछिए। अमर सिंह की क्या चली? जैसे आपने बताया था कि मदन चौहान और अरविंद सिंह गोप को छत्री नेता के रूप में लाया गया है, तो क्या वाकई अमर सिंह की चली है? क्या अमर सिंह बैकडोर से इतने ताकतवर हो गए हैं समाजवादी पार्टी में कि मंत्री बनवाने की स्थिति में आज भी हैं वो, और उनकी वापसी के कयासों को इससे मजबूती नहीं मिलेगी? जी 100 में 100%। मेदांता हॉस्पिटल के कार्यक्रम में अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डॉक्टर त्रेहन की जो जुगलबंदी थी वो देखते बन रही थी, और उसी वक्त ये कह दिया गया था कि अमर सिंह की पार्टी में वापसी हो चुकी है, तारीख और समय का इंतजार कीजिए। वो तारीख और समय कब डिक्लेयर होगा? मदन चौहान, अरविंद सिंह गोप, ये वो नाम है जो पूरी कहानी जो है वो अपने आप स्वयं खुद ब खुद जो है वो बताए दे रहे हैं। कमाल अख्तर की वापसी, रियाज अहमद का प्रमोशन, अरविंद सिंह गोप का कैबिनेट मिनिस्टर बनना, मदन चौहान जो अमर सिंह के साथ समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल गए थे, और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में उन्होंने ऐसी कौन सी बात थी जो नहीं कही हो सार्वजनिक मंच से, उनका दोबारा से मंत्री बनना अपने आप में सारी कहानी बयान करता है। कई सवाल भी खड़े करता है। मेरे पास वक्त की कमी है दुर्गेंद्र जी। हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे मेहमान जो जुड़े थे, उनका मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चंद्रकिशोर शर्मा, KC जैन साहब, हरीश श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ, माफ कीजिएगा हरीश श्रीवास्तव नहीं, पंकज तिवारी जी हमारे साथ थे, और हमारे संवाददाता सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दुर्गेंद्र जी, चलते चलते आपसे वो ये कि हम बात कर रहे थे अमर सिंह की वापसी पर, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये भी तो बात साफ होकर आई कि शिवपाल यादव और आजम खान साहब को कहीं ना कहीं उनकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश हुई, कमजोर दिखाने की कोशिश हुई, और अमर सिंह को एक बार फिर से जो है देखिए कुल मिलाकर शिवपाल और अमर सिंह के संबंध बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं वो जो जरिया बने थे वो शिवपाल यादव ही बने थे, उनको एक तरीके से फिर से नजदीक लाने में। लेकिन आजम खान साहब, जैसा कि सभी बता रहे हैं, जो समीकरण है, मुझे नहीं लगता कि आजम खान साहब की इतनी ज्यादा इस मंत्रिमंडल में कहीं चली है, और मुझे लगता है कि उन्होंने वस्तु पर स्थिति को देखकर, देश काल परिस्थिति को देखकर, मुझे लगता है बहुत ज्यादा उन्होंने कवायद भी नहीं की होगी कि इनको लीजिए इनको ना लीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि क्या इन मंत्रियों के बदलने से, सरकार का चेहरा बदलने से यूपी का सूरत हाल बदलेगा? यही बड़ा सवाल, ये एक बड़ा सवाल है। और चलते चलते ये भी हम बता दें कि बड़ी बहस तो आगे ये भी होगी कि मंत्रियों के जब विभागों का बंटवारा होगा किसको क्या मिलता है, ये भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। दुर्गेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हमारे साथ रखी।